नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, इस दौर में या यूं कहूं 2014 के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे ईडी है, सीबीआई है या इनकम टैक्स है, कब किसको दबोच लें, गिरफ्तार कर लें, जेल भेज दें, कोई नहीं बता सकता। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या गुजरात लॉबी और गांधी परिवार, इनके बीच टकराव इस कदर बढ़ गया है कि मोदी और शाह ने ऐसा लगता है इरादा कर लिया है कि अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजकर ही चैन लेंगे। क्या टकराव इस कदर बढ़ गया है, जेल भेजने की नौबत आ गई है? और इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम शामिल है। अदालत ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की। चार्जशीट है ये कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके खिलाफ ये चार्जशीट फाइल की गई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईडी ने जिस केस को 2015 में बंद कर दिया था कि साहब सबूत नहीं है, उसी केस में आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट का मतलब क्या है? चार्जशीट का मतलब कि आज ये जो चार्जशीट दर्ज हुई है कि मिस्टर मोदी, मिस्टर शाह गांधी परिवार की गिरफ्तारी करना चाहते हैं, जेल भेजने का इरादा है। अब दोस्तों, नेशनल हेराल्ड का ये जो केस है, इस पर तो मैं बाद में आऊँगा और इस केस की एक एक परतें फैक्ट के साथ खोलूँगा। मैं ये भी बताऊँगा कि उस वक्त ईडी के जो डायरेक्टर थे या उस वक्त जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, जो जांच अधिकारी थे, उन्होंने क्यों लिखा फाइल पर कि इसमें एविडेंस नहीं है, इसमें पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं दिखता। और बाद में उसी केस को पीएमओ के प्रेशर में ऐसा कहा जाता है दोबारा खोला गया और उस पर चार्जशीट हो गई। ये तो आपको पूरी तरह से मैं यकीन दिलाऊंगा कि जिस मामले में ये चार्जशीट दाखिल हुई है आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ और कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, उसमें वाकई दम नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, बिग क्वेश्चन, कि 11 साल में 2014 के से लेकर 2025 11 साल बाद मोदी ने गांधी परिवार के बाद अचानक ये फैसला क्यों लिया, अचानक ये कार्रवाई क्यों की जा रही, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि मोदी जी को आजकल राहुल गांधी से, गांधी परिवार से, इंडिया से, विपक्ष से इतनी बेचैनी हो रही है? क्यों हो रही है बेचैनी? अब दोस्तों, विपक्ष से घबराहट के, बेचैनी के, मोदी शाह के कई कारण हैं। उसमें आप कह सकते हैं जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो संकट बढ़ रहा है, पैसा डूब रहा है, बैंकों की हालत जर्जर है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है, टैरिफ लग रहा है, महंगाई है, इन्फ्लेशन, बहुत सी चीज़ें हैं, आरक्षण भी है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ओबीसी, ईबीसी, दलित ये आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं। लेकिन एक और भी कारण है, और वो कारण काफ़ी बड़ा है, प्रमुख है, और वो कारण है वक्फ बिल पर जो राज्यसभा और लोकसभा में वोटिंग हुई। ये जो वोटिंग हुई, खासकर राज्यसभा में, इसने मोदी और शाह की आंखें खोल दी। और आंखें इसलिए खोली क्योंकि बहुत सी पार्टियां जो अब तक न्यूट्रल थी, जो इंडिया अलायंस में नहीं थी, जो अक्सर मोदी के साथ जाती थी, वो पार्टियां भी, वो राजनीतिक दल भी मोदी के साथ नहीं गए। मैं नीतीश कुमार, नायडू और जयंत चौधरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यूट्रल पार्टीज की बात कर रहा हूं। और इस न्यूट्रल पार्टीज में नवीन पटनायक, उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कई बार, उनकी बीजू जनता दल, बीजेडी पार्टी है। इसी तरह से के चंद्रशेखर राव, केसीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी बीआरएस। इसी तरह से जगन मोहन रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, और भी कई छोटे दल। मोदी शाह की जो गणित थी, कैलकुलेशन था कि ये पार्टियां वक्फ बोर्ड के मामले में मोदी सरकार के साथ आएंगी, ये एनडीए के साथ आएंगी, भले ये न्यूट्रल रहे, हमें वोट करेंगे। उन पार्टियों ने मोदी को वोट नहीं किया, वो पार्टियां कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ चली गई। मिसाल के तौर पर आप एक आंकड़ा देखिए राज्यसभा का, पिक्चर क्लियर होगी। राज्यसभा में जिस दिन वोटिंग हो रही थी वक्फ बिल पर, उस वक्त इंडिया अलायंस के सिर्फ 81 सांसद थे, 81। और तब मिस्टर शाह को लग रहा था कि हो सकता है 81 से भी नीचे चले जाएं, 72, 75, 76 ही वोट मिले, कुछ एब्सटेन कर जाएं। लेकिन रात में, आधी रात के बाद जब वोटिंग हुई, 81 की जगह 95 स्कोर चला गया,
सोचिए 81 सदस्य थे इंडिया अलायंस के, जिसमें टीएमसी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी थी, जिसमें कहाँ 81 वोट मिलने थे, वोट मिले 95। उसकी वजह यह थी कि जो मैंने कहा कि बीआरएस जैसी पार्टियां, वाईएसआरसीपी जैसी पार्टी, बीजू जनता दल, ऐसी बहुत सी पार्टी वो विपक्ष के साथ चले गई। मोदी और शाह को उन्होंने एक तरह से आखिरी मोमेंट पे डिच कर दिया, उनके साथ नहीं गई। और ये एक घबराहट की शुरुआत थी, क्योंकि ऐसा ही ट्रेंड लोकसभा में भी था। लोकसभा में भी बहुत थिन मार्जिन से ये बिल पास हुआ है। अब दोस्तों सच्चाई ये है कि वक्फ बिल से पहले तो इंडिया अलायंस का हाल ये था कि आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से बात नहीं होती थी, टीएमसी यानी ममता दीदी और कहीं ना कहीं राहुल गांधी में नहीं बन रही थी, और भी बहुत सी आप कह सकते हैं कि एक तरह से बिखराव सा दिख रहा था। जहाँ शरद पवार थोड़ा सा अलग थलग हो रहे थे, उद्धव ठाकरे जो थे वो भी थोड़ा सा मायूस थे, कभी कभी समाजवादी पार्टी जो है वो भी दूरियां बना लेती थी। इस तरह की एक स्थितियां चल रही थी जहां मोदी को लग रहा था कि अब आसानी से नाव पार होती चली जा रही है, क्योंकि अल्पमत में कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी जी हो, शाह साहब हो, अगर विपक्ष बिखरा हुआ है तो उससे बेहतर परिस्थिति क्या हो सकती। लेकिन वक्फ बिल ने, इस कानून ने ना सिर्फ विपक्ष को एक छतरी के नीचे मजबूत कर दिया, जो पार्टियां तटस्थ थीं, जो छोटे छोटे दल न्यूट्रल थे, अक्सर मोदी के साथ जाते थे, वो भी राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए। और इसकी वजह यह रही कि कहीं ना कहीं जब वोटिंग सामने आई तो उस वोटिंग ने एक चीज़ तो बता दी मिस्टर मोदी को कि इस वक्त विपक्ष की जो स्थिति है वो ऐसी है कि अगर एक भी बैसाखी हिल जाए, अगर नायडू या नीतीश में एक भी निकला, एक भी बैसाखी गई, तो ये सरकार भी जा सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोकसभा राज्यसभा की गणित बताती है, वोटिंग पैटर्न बताता है। और ये कहीं ना कहीं डर था। और दूसरी तरफ विपक्ष को भी लग रहा था कि नहीं, अगर हम एकजुट हो जाएं और बीआरएस से बात करें या फिर नवीन पटनायक से बात करें या जगन मोहन रेड्डी को कन्विंस करें या छोटी छोटी पार्टियों को कन्विंस करें, जिसमें शिरोमणि अकाली दल हो सकती है, जिसमें पंजाब की एक नई पार्टी हो सकती है, जिसमें कई इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अगर इन सबको एक किया जाए तो खेल हो सकता है। ये जो सरकार है 240 पर, इसके साथ खेल भी हो सकता है। अब दोस्तों मोदी जी और शाह साहब ने किसी तरह से दबाव डाल के ईडी का, इनकम टैक्स का, फंड्स का, पैसे का, नायडू नीतीश को किसी तरह मना तो लिया। लेकिन जब फाइनल वोटिंग आई, इस बिल की वोटिंग आई, तो दिल तो घबराया मोदी और शाह का वोटिंग के रिजल्ट्स देख के। और शायद इसीलिए वक्फ बिल जब पास हुआ है उसके ठीक 2-3 दिन के बाद ईडी ने एक बार फिर से जो नेशनल हेराल्ड का केस है इसमें तेज़ी दिखानी शुरू करी। और तेज़ी ये दिखाई कि नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां थीं, जो प्रॉपर्टीज़ थीं लखनऊ में, मुंबई में, दिल्ली में, इस अखबार की, उसको सील करना शुरू कर दिया। और सील करने के बाद ही चार्जशीट टाइप करनी शुरू हो गई ईडी के मुख्यालय में। और आज ईडी की इस चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम भी टाइप कर दिया गया, 11 साल में पहली बार। अब दोस्तों मोदी जी और शाह साहब का ऑपरेशन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक कहानी आप और समझ लीजिए नेशनल हेराल्ड की, कि ईडी काम कैसे करती है। वैसे ईडी का जिक्र है तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में ही वित्त मंत्रालय ने पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में कहा कि भाई 10 सालों में 2014 के बाद 193 ऐसे मामले दर्ज किए जो विपक्षी नेताओं के, या आप कह सकते हैं एमपी, मंत्री और मिनिस्टर्स के खिलाफ थे। 193 पॉलिटिकल केसेस दर्ज किए पिछले 10 सालों में मोदी जी के आने के बाद ईडी ने। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इन 193 केसेस में सिर्फ 2 ऐसे केस थे जिसमें आरोप सिद्ध हुआ, जिसमें सबूत रखे गए और सजा मिली। यानी 193 में 191 केस, 191 केसेस ऐसे थे, मोर देन 99%, जिसमें ईडी पर्याप्त साक्ष्य नहीं रख पाई। ये ईडी की क्रेडिबिलिटी है। लेकिन मैंने कहा ना कि नेशनल हेराल्ड कोई केस को समझ लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि अगर जेल भेजते भी हैं, गिरफ्तार करते भी हैं मिस्टर मोदी या मिस्टर शाह, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, तो होने वाला कुछ नहीं है। अगर कोई जिंदा जज, कोई ज़मीर वाला जज अगर
कुर्सी पर बैठा है अदालत में, कुछ नहीं होने वाला था। अब नेशनल हेराल्ड केस क्या था साहब? नेशनल हेराल्ड केस दरअसल ये था कि ये नेशनल हेराल्ड ये एक बड़ी पुरानी कंपनी है। आप कह सकते हैं कि 1937 में नेहरू जी ने अंग्रेज़ों के ज़माने में शुरू करी थी कि भाई अंग्रेज़ों के समय में जितने भी अखबार थे हिंदुस्तान में सब ब्रिटिशर्स की बात करते थे, गोदी मीडिया थे उस वक़्त भी। तो नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड एक मीडिया कंपनी खोली, लोगों से पैसा लिया, अपना पैसा भी लगाया 1937 में। और ये जो नेशनल हेराल्ड मीडिया कंपनी थी जिसको कांग्रेस चलाती थी, इसके 3 अखबार थे। एक नेशनल हेराल्ड अंग्रेज़ी का अखबार था, एक नवजीवन हिंदी का अखबार था, एक कौमी आवाज़ उर्दू का अखबार था। तो साहब शुरू में तो अखबार बहुत अच्छा चला, 50 के दशक 60 के दशक, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस को सत्ता मिलती गई और इधर अखबार आप जानते हैं उसका भी सरकारीकरण टाइप का हो गया, तो अखबार साहब लॉस में जाने लगा। कौमी आवाज़ भी लॉस में, नेशनल हेराल्ड भी लॉस में, नवजीवन भी लॉस में, लखनऊ में भी लॉस है, दिल्ली में भी लॉस है, मुंबई में भी लॉस है। और नौबत यहाँ तक आ गई कि साहब सैलरी मिलना तक मुश्किल था। पीएफ तो छोड़िए, सैलरी भी नहीं मिल रही थी। तो साहब नए राहुल गांधी ने कहा कि भाई इतने जो सैकड़ों कर्मचारी हैं, पत्रकार, इनको कम से कम भाई लिखते हैं हमारे लिए, इनको सैलरी तो दीजिए, और जो अखबार बंद हो गए उनको शुरू तो करिए। तो साहब 2010-11 में एक कंपनी बनाई गई यंग इंडिया, जिसमें राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थे, उसमें मोतीलाल वोहरा, सैम पित्रोदा, कई लोग थे। इन्होंने कहा साहब ये कंपनी बनाइए, कुछ पैसों का इंतज़ाम करिए और कम से कम इनको तनख्वाहें बांटिए, इनका हिसाब किताब करिए, जिसकी जो देनदारी वो करिए। तो साहब एक कंपनी बना दी गई 2010-11 में, यंग इंडिया, और फिर उसने टेक ओवर करना शुरू किया कि भाई मैनेजमेंट ठीक तरह से करें। अब इसी बीच क्या हो गया कि सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी के खास थे उस वक्त, इन्होंने 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जो है ये अदालत में चले गए। उन्होंने कहा कि साहब ये तो घपला हुआ है। नेशनल हेराल्ड जो कांग्रेस का ही अखबार था, कांग्रेस का इन हाउस था, इसको साहब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने हत्या लिया है। इसकी संपत्तियां, इसके दफ्तर हत्या लिए, और इनकी जो संपत्तियां साहब ये तो करोड़ों रुपए की है। उन्होंने एक केस फाइल कर दिया। लेकिन 2012-2013 जब उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने उस पर देखा ही नहीं, गौर ही नहीं किया। अगर उस वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह चाह जाते तो क्या उसमें कोई कार्रवाई होती? लेकिन क्योंकि केस में दम नहीं था, और सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे केसेस करते रहते हैं, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक साहब का ध्यान था जो गुजरात में बैठे हुए थे, और किस्मत से वो प्रधानमंत्री बन गए। तो जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में मई में, 2 महीने बाद 1 अगस्त 2014 को ईडी से कहा गया कि इस मामले में, जो मामला छोटी अदालत में चल रहा है, निचली अदालत में चल रहा है, इसमें ईडी फाइल खोले, केस दर्ज करे। और 1 अगस्त 2014 को पीएमओ के निर्देश पर ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी यानी नेशनल हेराल्ड केस, इसकी फाइल खोल दी। अब साहब और भी चौंकाने वाली बात सुनिए, और इस बात पे ज़रा गौर करिएगा। ईडी ने साहब, क्योंकि मोदी जी नए नए आए थे, तो ईडी ने सघन जांच शुरू करी, गहराई से जांच शुरू करी, सबूत इकट्ठे किए, कागज़ पत्तर सब इकट्ठे किए, बयान लिए गए, सबको बुलाया गया, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। और ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि साहब इसमें कोई एविडेंसेस नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगता नहीं, ये तो इन हाउस मामला, उन्हीं का अखबार था, उन्होंने ही कंपनी खोल के उसको टेक ओवर कर लिया, तो इसमें तो 1 रुपये का भी इधर से तो ट्रांसफ़र हुआ नहीं है। तो साहब इसमें कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि विदेश से कोई पैसा आया हो या नंबर 2 का पैसा आया, उसको नंबर 1 कर दिया, ऐसा कुछ इसमें दिखता नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिया टुडे मैगजीन ने अगस्त 2015 को लिखा, 1 साल के बाद जब ये जांच ईडी के पास थी। और इंडिया टुडे ने लिखा कि एविडेंस नहीं था, सबूत नहीं थे, कुछ भी मटेरियल नहीं मिला, लिहाजा ईडी ने सोचा कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया टुडे मैगजीन और उस वक्त के कई अखबार कह रहे हैं कि इस केस को क्लोज करने की बात हुई। कब? अगस्त 2015 में, यानी मोदी जी तब तक 1 साल के प्रधानमंत्री हो चुके थे। लेकिन फिर हल्ला मचा, और जब हल्ला मचा तो इस बार काफ़ी प्रेशर दिया गया ईडी को, कई अधिकारी भी बदल दिए गए कि भाई इस केस को किसी तरह से फिर से खोलिए, फिर से रीओपन करिए, और वही चाल चलिए, उसी तर्ज पर केस खोलिए जैसे हेमंत सोरेन के खिलाफ खोला गया था, या मनीष सिसोदिया के खिलाफ खोला गया था, या केजरीवाल के खिलाफ खोला गया था। और फिर उसी तरह से दोबारा ईडी ने इस केस को फिर से री इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अब दोस्तों ये भी सच्चाई है कि ईडी में तो सरकारी अफसर ही होते हैं,
सरकार की तनख्वाह होती है, और सरकार का अगर प्रेशर हो तो फिर काम तो करना ही है, किसी तरह से केस तो बनाना ही पड़ेगा। अगर चार्जशीट के लिए बोला जा रहा है तो चार्जशीट तो दाखिल करनी ही पड़ेगी। अगर किसी को गिरफ्तार करना है या छापा डालने के आदेश हैं तो छापा तो डालना ही पड़ेगा, वो चाहे केजरीवाल या सिसोदिया का लिकर स्कैम हो या हेमंत सोरेन का कोई मामला हो, दबिश तो देनी पड़ेगी। और यही चीज़ इस मामले में भी फिर हुई जब दोबारा केस खोला गया। अब ये केस कितना कमज़ोर है, कितना पक्का है, सबूत क्या है, मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप इन साहब को सुनिए। जाने माने देश के वन ऑफ द टॉप मोस्ट वकील हैं, इस केस को देख भी रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी, इन्हीं को सुन लीजिए आप, ये क्या कह रहे हैं इस केस के बारे में। ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेल्थ की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। अब दोस्तों, कुछ लोगों का कहना, खासकर जो अंदर की खबर रखते हैं मोदी कैंप में, उनका ये कहना है, मानना है कि भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर पहली बार इन 11 बरसों में जब से मोदी जी बादशाह बने तब से जो चार्जशीट फाइल करने का जो फैसला लिया, बिग डिसीजन मैं कहूँगा, जो मोदी सरकार ने लिया है, इसके पीछे कई तरह के मैसेज देने की कोशिश की गई है। और मैसेज दिया जा रहा है इंडिया अलायंस को, मैसेज दिया जा रहा है मिस्टर MK स्टैलिन को, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, आजकल उन्होंने मोर्चा खोल रखा है मोदी जी पे, मैसेज उनको भी दिया जा रहा है। मैसेज ममता बनर्जी को भी दिया जा रहा है, जहां अगले साल चुनाव होने जा रहा है। मैसेज तेजस्वी यादव को है। मैसेज इंडिया अलायंस के उन तमाम नेताओं को है जो बढ़ बढ़ कर, चढ़ चढ़ कर लोकसभा और राज्यसभा में बोल रहे थे वक्फ बिल पर, या फिर मोर्चा खोलते हैं मिस्टर मोदी पे। तो मैसेज उनको भी है कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट हो सकती है, अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, चार्जशीट कर सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं, तो फिर आपका क्या होगा। ये भी एक मैसेज है। और मैसेज सिर्फ पॉलिटिशियंस को नहीं है, नेता नगरी को नहीं है, मैसेज फिर हर जगह है, हर इदारे पर है, हर विभाग को लेकर है। जुडिशरी भी हो सकती है। और एक बात और कि आप सोचिए, 16 तारीख से सुनवाई है, यानी वक्फ की सुनवाई से, इतने इंपॉर्टेंट मुकदमे की सुनवाई से 24 घंटे पहले राहुल गांधी पर चार्जशीट, सोनिया गांधी पर चार्जशीट। इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है कि इसका मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, खेल तो आप भी समझ रहे हैं। अब दोस्तों, फिलहाल तो ये एक शुरुआत है और पहली बार कांग्रेस सख्ते में आ गई कि साहब चार्जशीट भी हो गई सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, एक ऐसे केस में जिसमें दम नहीं है। इसकी अगली सुनवाई जो है इस मामले की नेशनल हेराल्ड की, वो 25 अप्रैल को। मैं अपडेट करता रहूँगा, वक्त पर भी आपको अपडेट करूँगा। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश जो मुझे आखिर में करनी होती है आप सबसे, कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ये उसमें कुछ लगे कि कंटेंट है, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और एक और गुजारिश आपसे, बहुत छोटी सी गुजारिश, कि अगर आपने ये वीडियो या आपने अगर ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, नातेदारों से कहिए, वो भी इसको सब्सक्राइब करें। और कोशिश करिए कि अगर आपके पास वक्त है 1-2 मिनट का, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर लिखिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये वीडियो आपको कहाँ अच्छा लगा, कहाँ कुछ कमी रह गई, या कोई आइडिया आपको, वो ज़रूर लिखिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में, और बाकी जो मामले हैं वक्फ की सुनवाई जो शुरू हो रही, उस पर भी मैं आपको अपडेट करता रहूं। तो ये था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई खबर के साथ। तब तक के लिए